जय श्री राधे फ्रेंड्स। आन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह दरवाजे की तरफ जाने लगी, पर जैसे ही वह वहां से निकलने वाली थी, रूपाली के दिमाग में कुछ खुराफाती आई। उसने आन्या की ड्रेस पर अपना पैर रख दिया। आन्या आगे बढ़ने ही वाली थी कि वह लड़खड़ा गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। टेबल से उसका सर टकरा गया। अचानक से आन्या ऐसे गिरी कि नक्श हैरान रह गया। आन्या, वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसकी मदद करने से मना कर दिया। नक्श हैरान था। वह आन्या की मदद करना चाहता था क्योंकि उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, मगर उसे हिलने की भी इजाजत नहीं थी। मौके का फायदा उठाकर रूपाली ने चेहरे पर बड़ी चिंता भरे एक्सप्रेशन का ड्रामा करते हुए आन्या को उठाते हुए कहा, ओ माय गॉड दीदी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं? ओ गॉड, कितना खून निकला है। मैं अभी आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। रूपाली जाने लगती है, मगर उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई जरूरत नहीं है। रूपाली का कोई इरादा भी नहीं था आन्या की मरहम पट्टी करने का। वह तो बस नक्श की और उसकी फैमिली के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। आन्या जैसे तैसे जमीन से खड़ी हुई। उसे समझ में आ गया था कि उसे गिराया गया है और किसने गिराया यह भी उसे अच्छे से समझ गई थी वह। तभी अचानक आन्या का पापा आगे आया और बोला, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही लिखी है। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही बुरे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अब जाओ यहाँ से, हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। हम नहीं चाहते कि उसे किसी और की नजर लगे। आन्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। उसके बाद वह दरवाजे की तरफ जाने लगी। सब चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। धीरे धीरे आन्या घर से बाहर निकली और फिर बाहर खड़ी टैक्सी में बैठ गई। जैसे ही वह टैक्सी वहां से निकली, वह भी शिथिल होकर सीट पर जैसे गिर सी गई। सीट पर अपनी पीठ लगाकर और सिर को ऊपर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंसू की कुछ बूंद उसकी आंखों से टपक रही थी। उसके माथे से अभी भी खून निकल रहा था, मगर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। इस बात से उसे जिंदगी ने सिर्फ एक ही चीज का गिल्ट था, क्यों वह इस घर में आई। काश वह अनाथ आश्रम में ही रुक जाती। क्यों उसे नक्श से प्यार किया, इस परिवार को अपना माना, रूपाली को अपनी बहन मानकर प्यार किया। बस वह शिथिल होकर काफी देर तक इसी तरह खामोश बैठी रही। आन्या घर पहुंच गई थी। रात होने को आई थी। कुछ देर तक वह चुपचाप खामोश बिस्तर पर गिरी रही। यह वही बिस्तर था जहाँ पर हर रात वह उसके साथ गुजारती थी। इस बिस्तर पर आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सुकून में है। उसे कुछ और नहीं चाहिए। जो पीछे छूट गया है वह उसका अपना था ही नहीं, और जो तकदीर ने उसे दिया है वह उसे अपने हाथों से कहीं ज्यादा अपना लग रहा था। आज आन्या को डीडी की बहुत कमी महसूस हो रही थी, तो उसने मैसेज किया, क्या आज रात तुम आ सकते हो? थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से रिप्लाई, ऑफ कोर्स आज मेरा बहुत मन कर रहा है अपनी बीवी के हाथों का खाना खाने के लिए। सुनकर आन्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ओके, आई विल कुक फॉर यू। उसके बाद आन्या फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाती है। रात होने वाली थी। उसने डीडी के लिए बहुत सारा खाना बनाया था, बहुत अच्छे अच्छे पकवान। नक्श को अच्छा खाना खिलाने के लिए उसने कभी कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी। उसे काफी अच्छा खाना बनाना आता था। उसके खाने का तो नक्श दीवाना हो गया था। अब वह अपनी कुकिंग स्किल से अपने पति को इम्प्रेस करना चाहती थी। आन्या ने फटाफट बहुत सारी डिशेस तैयार कर दी। दूसरी तरफ डीडी की एक बड़ी सी गाड़ी एक बड़े से मैदान में पहुंचती है, जहां पर कोई उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। डीडी के पास आरजे का कॉल आया था। वह उससे मिलना चाहता था। डीडी की गाड़ी मैदान में रुकी हुई थी। जल्द ही आरजे भी वहां पहुंच जाता है। वह गाड़ी के शीशे से बाहर खड़ा हुआ उस आदमी को देखता है और नीचे नहीं उतरता, मगर जो अंदर बैठा हुआ इंसान था वह नीचे नहीं आता। वह वहीं पर बैठा रहता है, पर उसकी ठंडी आवाज आरजे के कानों में पड़ती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? डीडी समझ गया था कि सामने खड़ा इंसान राजवीर नहीं आरजे है। आरजे डीडी से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच में चुप्पी छा जाती है। फिर आरजे ने कहा, उन लोगों की जानकारी मुझे देने के लिए थैंक यू। मैं लोगों को खत्म कर चुका हूँ और जो बाकी के बचे हैं मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसके बाद वह एक बार फिर से चुप हो जाता है। फिर डीडी की तरफ देखता है जो गाड़ी में बैठा हुआ था। अंधेरे में सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। वह जैसे हिम्मत जुटा रहा था कुछ बोलने के लिए, तो आरजे बहुत खतरनाक था, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन डीडी के सामने वो मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचता था। उसे चुप खड़ा हुआ देखकर डीडी ने कहा, जो भी मन में है वो बोल दो। डीडी की बात सुनकर आरजे ने गहरी सी सांस ली, आंखों को बंद किया, हाथों की मुट्ठियों को कसकर अंदर की हिम्मत जुटाई। फिर आंखें खोलकर बहुत ही ठंडी आवाज में डीडी से कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यह बात सुनकर डीडी ने कहा, कैसी रिक्वेस्ट? तो आरजे ने कहा, मैं इस बॉडी में परमानेंट रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि राजवीर हमेशा के लिए सो जाए और उसकी बॉडी मेरी हो जाए। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए हवाओं में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, जैसे आरजे डीडी से कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी डीडी की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसा करने में मदद करूंगा? डीडी ने साफ शब्दों में कहा। आरजे ने थोड़ी डेस्परेशन में कहा, डीडी समझने की कोशिश करो, राजवीर आपके किसी काम का नहीं है, वह सिर्फ एक बोझ है, वह सिर्फ एक दिमागी बीमार इंसान है, वह बहुत कमजोर है। बचपन से ही उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो गया, वह तो खुद भी मर चुका था, पर मैंने उसे बचाया। वह इस शरीर में रहने और इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है, वह सबसे ज्यादा कमजोर है। मैं ताकतवर हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर वह कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मेरी बात मानिए, मुझे उसकी बॉडी को लेने दीजिए, मुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दीजिए, वो इस बॉडी को डिजर्व नहीं करता। इतना कहा कि डीडी ने अपने हाथ को गाड़ी के शीशे वाली खाली जगह पर रख लिया। उसके हाथ कसे हुए थे, वह जैसे अपना गुस्सा दिखा रहा था। अचानक यह देख के आरजे अंदर से थरथरा गया और चुपचाप खड़ा हो गया। तभी उसे गाड़ी के अंदर से डीडी की गहरी आवाज और हल्के गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो क्या है, क्या डिजर्व करता है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। आरजे, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, यह शरीर राजवीर का है, मेरे लिए राजवीर मेरा छोटा भाई है। अगर गलती से भी तुमने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने का सोचा, उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। डीडी की बात सुनकर आरजे का दिल कांप गया। वह बोला, पर वह कमजोर है, वह आपके किसी काम का नहीं। इस बात पर डीडी ने कहा, और तुम क्या हो? आरजे चुप हो गया। डीडी ने फिर कहा, ये मत भूलो कि ये शरीर राजवीर का है, तुम सिर्फ उसके दिमाग में पनप रही एक बीमारी हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और बीमारी को काटा जा सकता है, उसे शरीर पर कब्जा करने नहीं दिया जाता। उसके बाद डीडी ने अपने हाथ को गाड़ी के अंदर किया और गाड़ी का शीशा ऊपर करने से पहले सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अगर ये शरीर तुम्हारा हो गया तो तुम इस दुनिया से उसी वक्त अलविदा बोल दोगे, क्योंकि अगर राजवीर मरा तो मैं तुम्हें एक सेकंड भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसके बाद गाड़ी वहां से चली गई। गाड़ी के जाते ही आरजे की मुट्ठियां जोर से कस गई, उसकी आंखें डार्क हो गई, वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और अपने हाथ के घूंसे से जोर जोर जमीन पर मारने लगा। वह बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाया, जैसे अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहा हो। आन्या ने फटाफट सारा खाना तैयार किया, अपने हाथों को मसल कर वह बड़ी ही खुशी से खाने को देख रही थी, खाने की खुशबू को महसूस कर रही थी और फिर अपने आप को से बोल रही थी, आई होप कि उसे यह सब कुछ बहुत पसंद आए। आन्या ने बड़े ही मन से डीडी के लिए खाना बनाया था। वह पलटी ही थी कि तभी अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। जैसे ही घर की लाइट्स ऑफ हो गई, आन्या की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। शायद वह समझ गई थी कि वह आ गया है। आन्या जो डीडी का इतनी बेसब्री और से इंतजार कर रही थी, जब फाइनली वह आ गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। तभी किसी के जूतों की आवाज उसके कानों में पड़ी। अंधेरे में कौन चल रहा था यह वह देख नहीं पा रही थी, मगर उसे पता था कि यह डीडी है। वह हमेशा ऐसे ही आता है अंधेरे में, मगर आज कुछ अलग था। आन्या चौंक गई क्योंकि आज एक अजीब सी परफ्यूम की महक उसके नाक के पास मंडराने लगी। आन्या ने जब उस परफ्यूम को सूंघा, उसकी खुशबू को महसूस किया, तो उसका दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी के भाव थे, जैसे पता नहीं उसे क्या याद आ गया हो, जैसे पता नहीं उसने क्या सूंघ लिया हो। जल्द ही उसे डीडी की गहरी आवाज सुनाई दी, हेलो वाइफी। डीडी ने आज जो परफ्यूम लगाया था वह कुछ अलग था। यह वह परफ्यूम नहीं था जो हमेशा डीडी लगा कर आता था। यह बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी खुशबू थी। आन्या कुछ देर तक हैरान खड़ी रही, पर डीडी की आवाज सुनकर वह तुरंत होश में आई। उसने कहा, आज तुमने दूसरा परफ्यूम लगाया है? तभी अगले ही पल आन्या ने खुद को दो मजबूत बाहों में महसूस किया और फिर कोई उसके चेहरे के पास अपने चेहरे को लाकर बोला, मेरी खुशबू की बहुत अच्छे से पहचान हो गई है तुम्हें। आन्या के गाल लाल हो गए। तभी डीडी ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें सिकुड़ गई और डार्क हो गई। तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसी लगी? डीडी ने आन्या के माथे पर लगी हुई चोट देख ली थी, पर आन्या इस बात से हैरान थी कि इतने अंधेरे में, जहां वह डीडी को तो क्या किसी परछाई को भी नहीं देख पा रही थी, इतने अंधेरे में उसने उसके सर पर लगी चोट को आखिर कैसे देख लिया। डीडी काफी सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? आन्या ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, मैं जरा गिर गई थी और फिर सर कहीं
पर लग गया। मगर तुम्हें इतने अंधेरे में मेरी चोट कैसे दिखाई दी? डीडी ने काफी गंभीर आवाज में कहा। आज तुम अपने घर गई थी ना, क्या तुम्हें वहां पर चोट लगी? इतना बोलते ही डीडी का गुस्सा आंखों में दिखाई देने लगा। आन्या एकदम से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना, मैं जरा गिर गई थी तो मुझे लग गई, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। डीडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर आन्या उसे किसी तरह से शांत कर रही थी। वह डीडी से कहती है, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है और अपने हाथों से तुम्हें यह सारा खाना खिलाऊंगी। मुझे पता नहीं कि तुम्हें खाना में क्या चीज पसंद है, मगर मैंने सारी वही चीजें बना ली जो मुझे सबसे अच्छी बनानी आती हैं। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। डीडी आन्या के चेहरे को हाथों में पकड़कर उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारे हाथों का तो जहर भी मेरे लिए अमृत जैसा है। मुझे जो भी खिलाओगी वह मेरा फेवरेट ही बन जाएगा। डीडी की बात सुनकर आन्या की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई और शर्म से गाल लाल हो गए। उसके बाद वह डीडी को लेकर डाइनिंग एरिया के पास आ गई। तभी वहां की लाइट्स ऑन हो गई। आन्या ने डीडी की तरफ देखा तो वह थोड़ा चौंक गई। अंधेरे में जब वह डीडी के पास थी तो उसने महसूस किया कि उसने मास्क नहीं पहना। अभी इतनी जल्दी अचानक उसके चेहरे पर मास्क कहां से आ गया? यह आदमी हवा से भी ज्यादा तेज है, पर यह मास्क थोड़ा अलग है। इस मास्क में खाया जा सकता है क्योंकि मुंह वाली जगह पर खुली थी। आन्या डाइनिंग टेबल के पास आ गई। डीडी के लिए उसने चेयर को पीछे किया। डीडी आराम से डाइनिंग टेबल के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। जब आन्या उसके सामने प्लेट रखती है और खाना लगाती है तो डीडी की नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर ही टिकी रहती है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त एक प्यारी सी बीवी भी लग रही थी। जब वह अपने हस्बैंड को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी तब आन्या का यह काफी फेवरेट काम हो गया था। वह अपने हाथों से खाना बनाकर फिर प्यार से अपने पति को खाना खिलाना और फिर उसे खाने को हजम करने के लिए उसकी हेल्प करना, यानी कि बेड एक्सरसाइज। खाना लगाने के बाद डीडी आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। आन्या अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबाकर अपनी पलकों को शर्माकर नीचे झुका लेती है। डीडी हमेशा ऐसा ही करता है। वह कभी आन्या को दूसरी कुर्सी पर नहीं बैठने देता था और ना ही खुद अपने हाथों से खाना खाता था। वह आन्या को खिलाता था अपने हाथों से और आन्या उसे खिलाती थी अपने हाथों से। आन्या ने डीडी को खिलाना शुरू किया और वह अरेंजमेंट के साथ सब कुछ उसके चेहरे पर देखता हुआ चुपचाप खाता रहा। कैसा लग रहा है तुम्हें खाना? आन्या ने पूछा। डीडी ने कहा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा, पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यह सुनकर आन्या कंफ्यूज हो गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आन्या ने के पूछने पर डीडी ने कहा, तुम्हारा खाना मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी भर देता है। उसके बाद जब मैं अपनी एनर्जी के साथ बिस्तर पर आता हूँ तो तुम बहुत परेशान हो जाती हो। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तैयार हो जाओ परेशानी उठाने के लिए, क्योंकि आज मैं फुल एनर्जी में हूँ। डीडी की बातों का मतलब समझते हुए आन्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कहीं पर अपना चेहरा छुपा लेना चाहती थी, पर कहाँ छुपाए। वह डीडी की आंखों से बच भी नहीं सकती थी। उसे इस तरह शर्माता हुआ देख डीडी के होठों की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। आन्या को डीडी की आंखें और इस वक्त सिर्फ होठ ही दिखाई दे रहे थे। उसकी पूरी बॉडी में कुछ और भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें तो बहुत ही प्यारी थी, इतनी गहरी कि कोई देखे तो उसमें डूब ही जाए। पर होठ? आन्या ने डीडी के होठों को देखा। डीडी के होठ हल्के गुलाबी से थे, एकदम परफेक्ट शेप के। उसे वह सारे पल याद आने लगे जब डीडी इन्हीं होठों से उसे चूमता था। यह होठ कितने अमेजिंग है, उसका टेस्ट कितना अमेजिंग है। एकदम हल्के गुलाबी होठ और एकदम परफेक्ट साइज के। आन्या और डीडी ने खाना खत्म किया। उसके बाद डीडी आन्या को कमरे में लेकर गया और फिर कहा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। आन्या कंफ्यूज हो गई। तभी डीडी ने उसके हाथों में एक पैकेट रख दिया। आन्या ने महसूस किया कि यह एक पैकेट है। उसने एक पैकेट खोला और अंधेरे में ही अंदाजा लगाया तो महसूस किया कि उसमें एक ड्रेस है, काफी नरम और मुलायम। आन्या डीडी से बोली, यह क्या है? तो डीडी ने कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्या तुम इसे पहनकर मुझे दिखाओगी प्लीज? डीडी ने रिक्वेस्ट किया। आन्या ने कहा, ठीक है, मैं बाथरूम में बदल कर आती हूँ। आन्या जाने लगी तो डीडी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आन्या मैं चाहता हूँ तुम यह ड्रेस मेरी आंखों के सामने चेंज करो। डीडी की बात सुनकर आन्या की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने कैसे? अब तक दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वह अंधेरे में हुआ था, मगर अब उसे काफी शर्म आ रही थी। उसके चेहरे की नर्वसनेस को देखकर डीडी ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं कराऊंगा, तुम जा सकती हो। लेकिन अब आन्या को अच्छा नहीं लगा। डीडी उसके लिए इतना कुछ करता है और
बस उसकी बात को टालना नहीं चाहती थी। उसने आंखें बंद करके कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी उनके बीच में सब कुछ हो चुका था। हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे पर हक है हमारा। और शर्म है, अच्छी बात है, पर अपने पति से कैसी शर्म। आन्या की बात सुनकर डीडी ने कहा, आर यू श्योर? मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं कराना चाहता आन्या। मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाना चाहता जो तुम ना करना चाहो। आन्या ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, यह कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे पति हो तो तुमसे शर्माने की जरूरत नहीं। आन्या की बात सुनकर डीडी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वे धीरे से उसके करीब आकर उसके माथे पर प्यार से किस करता है, फिर पीछे की तरफ चला जाता है। आन्या जहां पर खड़ी थी वहां जल्दी से उसके ऊपर लाइट गिरती है। आन्या अपने हाथ में पड़ी हुई ड्रेस देखती है। यह एक नाइटी थी, शॉर्ट थी मगर लाल रंग की, बहुत ही प्यारी, इतनी खूबसूरत और मुलायम कपड़े से बनी हुई थी कि आन्या खुद उसे निहारने से खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने डीडी की तरफ देखा जिसकी सिर्फ परछाई हल्की सी दिखाई दे रही थी। वह शायद कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और आन्या को ही देख रहा था। उसकी नजरें इस वक्त आन्या के ऊपर ही जमी हुई थी। वह उसे जिस तरह से देख रहा था, आन्या की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपने कपड़ों को बदन से उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके कपड़े बदन से अलग होते गए, शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया और फिर जल्द ही उसने बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहन ली। आन्या उस नाइटी में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि डीडी खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और इस चीज ने डीडी के अंदर की बेचैनी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। डीडी ने एक लंबी ठंडी सांस लेकर कहा, आन्या यहाँ आओ मेरे पास। आन्या धीरे धीरे चलकर अंधेरे में डीडी के पास गई। डीडी ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। एक ठंडी सांस भरते हुए मदहोशी से भरी हुई आवाज में कहा, ओ माई गॉड आन्या, आन्या आई लव यू सो मच, यू आर सो क्यूट, यू आर माइन। एक बार फिर से वह कमरा उनके पैशनेट नाइट का गवाह बना और दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब गए। पूरी रात उस कमरे में सिसकियां गूंजती रही। ये कमरा दोनों के प्यार का बसेरा बन चुका था। अगली सुबह आने की धीरे धीरे आंखें खुली कि हमेशा की तरह उसने अपनी बॉडी में थकावट महसूस की। पूरी रात की एक्सरसाइज के बाद उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मगर हमेशा की तरह उसे जल्दी उठने की आदत थी। उसकी आंखें खुल गई थी। उसने जब आंखें खोलकर यहाँ वहां देखा तो पाया कि वह बिस्तर पर अकेली सो रही है और हमेशा की तरह बगल वाली जगह पर डीडी की जगह पर एक खूबसूरत सा गुलाब रखा है। डीडी हमेशा जाने से पहले उसके लिए एक खूबसूरत सा गुलाब छोड़कर जाता था, जिसे देख आन्या बहुत खुश हो जाती थी। आन्या ने देखा कि कमरे में कुछ और भी है। उसने देखा कि उसका वह स्टैंड और उसके ऊपर लगा हुआ वह सफेद बोर्ड जिस पर वह पेंटिंग बनाया करती थी वहीं पर रखा हुआ था और कुछ पेंटिंग्स के कलर्स भी सामने टेबल पर रखे हुए थे। आन्या कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए बोली, इसे तो मैंने इसकी जगह पर ही रखा हुआ था, ये यहाँ क्या कर रहा है? आन्या बिस्तर से खड़ी हुई। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने चादर से अपने बदन को लपेट रखा था। वह उसे पेंटिंग बोर्ड के पास गई और जैसे ही उसने उसे बोर्ड को देखा तो उस पेंटिंग को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आन्या ने देखा कि उसके सामने इस वक्त एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है। एक मोटी सी लड़की जिसके हाथ में छड़ी है, आंखों पर लगने वाला काला चश्मा भी उसके हाथ में ही है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू उदासी है। वह समंदर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे बैठी हुई है। उसका चेहरा समंदर की तरफ था। उसके होठों पर कोई मुस्कुराहट, कोई खुशी नहीं थी। बस वो चुपचाप बैठी हुई ढलते सूरज की तरफ अपना चेहरा करके शायद आंसू बहा रही थी। तभी आन्या की नजर उस इंसान पर पड़ी जो उस लड़की से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। ऊपर से नीचे काले कपड़ों से ढका हुआ वह इंसान लहराते हुए घुटनों से नीचे तक के लंबे कोट में, वह इंसान भी उसी तरफ फेस करके खड़ा था जहां पर वह लड़की देख रही थी। मतलब जिस तरफ वह लड़की का चेहरा था, समुद्र और ढलते सूरज की तरफ। आन्या ने जब यह तस्वीर देखी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इस बात को गैस करने में कोई मुश्किल नहीं थी कि इस तस्वीर में कौन है। वह मोटी लड़की आन्या थी और वह आदमी वह डीडी था। पर आन्या को याद आता कि कल रात डीडी के परफ्यूम की महक, वह महक बहुत जानी पहचानी थी। अब उसे समझ में नहीं आया कि वह उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लगी। पढ़ाई के लिए मनाली जाने से पहले आन्या जब घर पर थी तो वह हमेशा उस परफ्यूम की महक को महसूस करती थी। जब वह कहीं बाहर अकेली होती थी, उदास होती थी, तभी अचानक ही परफ्यूम कि यह महक उसे महसूस होने लगती थी। वह आज तक कभी समझ ही नहीं पाई कि अचानक जब भी वह उदास होती है परफ्यूम की महक उसे कहां से आती, कैसे आती, और वह भी यही वाला परफ्यूम।
कोई और नहीं, सेम टू सेम यही वाला परफ्यूम। जब आन्या को समझ नहीं आया तो उसे हमेशा यह एहसास होता कि कहीं कोई है तो नहीं, कोई है जो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़ा है, पर कौन है वह नहीं जानती थी। कल रात को जब उसे अचानक वही वाली स्मेल महसूस हुई तो वह हैरान रह गई, मगर उसने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि ऐसा परफ्यूम सिर्फ वही इंसान थोड़ी ना लगाता होगा, सारी दुनिया लगाती है। तो इस बात पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया। उसने अब सामने बनी पेंटिंग को देखकर आन्या का दिल जोर जोर से उसके सीने में धड़क रहा था। इसका मतलब वह कोई और नहीं, वह डीडी ही था। डीडी ही था जो हर पल उसके साथ आसपास था, उसके साथ था। आखिर यह इंसान उसे कब से जानता है और कैसे? आन्या बहुत ज्यादा सदमे में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह इतना समझ गई थी कि डीडी का रिश्ता उसके साथ बहुत पहले से है। वह बहुत ज्यादा पहले से उसे फॉलो कर रहा है। जब से उसकी आंखें गई, अक्सर यह परफ्यूम की खुशबू उसे आने लगती थी, जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। वह डीडी था जो हमेशा उसके आसपास रहता था, लेकिन क्यों? आरजे क्लब में बैठा हुआ था, शराब पी रहा था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, इरिटेट और फ्रस्ट्रेट भी लग रहा था। वह अपने फोन को देख रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कॉल किया। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकी। नूर गाड़ी से निकली और क्लब को देखने लगी। वह बोली, उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? उसके बाद उसने गाड़ी बंद करके क्लब के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि क्लब में ज्यादा भीड़ नहीं है। दिन के वक्त वैसे भी ज्यादा भीड़ नहीं होती, मगर शराब वगैरह पीने वाले और एंजॉय करने वाले लोग तो अब भी वहां पर मौजूद थे। इन लोगों को इग्नोर करते हुए नूर ने यहाँ वहां देखा तो उसकी नजर दूर कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर पड़ी, जिससे मिलने वो यहाँ पर आई थी, राजवीर सिसोदिया। असल में वह राजवीर नहीं, आरजे था, पर नूर इस बात से अनजान थी। नूर चलकर वहां पर गई और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। आरजे ने नूर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई। नूर वहां बैठते हुए आरजे से बोली, मैंने तो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया था, फिर यहाँ कहाँ से आ गया? और अचानक तुम्हें मेरे बारे में याद कैसे आ गया? आरजे ने शराब के गिलास को नूर की तरफ सरकाया, मगर नूर ने कहा, नो थैंक्स, मैं दिन के वक्त शराब नहीं पीती और मुझे वापस भी लौटना है। मुझे अर्जेंटली मुझे यहाँ से पर से बुलाया है तो उससे मिलना, तुमसे मिलने चली आई। आरजे नूर से बोला, तुम्हें बहुत मिस किया था इसलिए बुलाया। नूर अपनी आईब्रोज उठाया और कहा, अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं, मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? आरजे तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये क्या इतना मुश्किल काम है मेरे लिए? एक लड़की का मोबाइल नंबर नहीं ढूंढ सकता? नूर कुछ सेकंड के लिए उसे बस देखती रह गई। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर आरजे ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे किसी अनजान इंसान को देख रही हो और मुझे जानती नहीं? नूर ने कहा, मैं वाकई में तुम्हें नहीं जानती, तुम राजवीर हो या फिर आरजे? इस बात पर आरजे ने कहा, तुम्हें दोनों में कोई फर्क दिखाई देता है? नूर ने जवाब दिया, बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। यह सिर्फ नाम ही अलग नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों इंसान ही अलग हो। जब तुम आरजे होते हो तो अलग ही होते हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ऑरा और बात करने का स्टाइल, मुझे देखने का स्टाइल, मेरे साथ फ्लर्ट करने का स्टाइल बहुत अलग होता है, बिल्कुल किसी प्ले बॉय, एक सीरियस प्यार में पड़े हुए प्ले बॉय की तरह। मगर जब तुम राजवीर होते हो तो काफी ज्यादा शरीफ और मासूम दिखाई देते हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम आरजे हो या राजवीर? आरजे समझ गया कि इस लड़की ने कुछ ज्यादा ही जल्दी पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मैं क्या हूँ? यह बोलकर आरजे नूर के करीब आया। उसकी आंखों में देखते हुए नूर ने कहा, आरजे, तुम आरजे हो। तुम्हारी आंखों को मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही राजवीर की आंखों को। राजवीर का नाम सुनते ही उसका दिमाग खराब होने लगता है, मगर वह अपने गुस्से को नूर को दिखाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ इतना कहता है, बिल्कुल सही गैस किया तुमने, मैं राजवीर नहीं हूँ, मैं आरजे हूँ। नूर बहुत ज्यादा हैरान और कंफ्यूज होते हुए बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये सब क्या हो रहा है? तुम अचानक ही इतने कैसे बदल जाते हो, जैसे कोई और ही इंसान बनकर सामने आते हो? यह सब प्लीज मुझे कुछ समझाओ, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। आरजे नूर की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम्हें समझना क्यों है? बस यह समझ लो कि जब मुझे सब याद आता है तो मैं आरजे होता हूँ और जब भूल जाता हूँ तो राजवीर बन जाता हूँ। यह मेरी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है और अब तुम भी उनमें से एक हो। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया है नूर, क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। आरजे की बात सुनकर नूर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली, फिर कहती है, अगर भरोसा करते हो तो आधी अधूरी बात क्यों बताते हो? पूरी बात बताओ। जब तुम मेरे साथ होते हो
तुम्हारे सर में जो दर्द होता है वह क्या होता है? उसके बाद तुम अचानक बदल जाते हो। आरजे नूर के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आरजे की बात का नूर समझ नहीं पाई कि वह क्या जवाब दे। वह बस उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में उसे खुद के लिए कुछ दिखाई देता है, कुछ पॉजिटिव सा। वह कहती है, करना चाहती हूँ। आरजे कहता है, तो थोड़ा इंतजार करो, सही वक्त आ जाएगा, सब पता चल जाएगा मेरे बारे में। मगर इन सबसे अलग एक बात तुम हमेशा याद रखना नूर, तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने अपने आप से लड़ाई की है। मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। आरजे की बात सुनकर नूर का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, मगर वह उतनी ही कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन आरजे ने कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अब यह वक्त कब आएगा पता नहीं। क्या करे तब तक? उसे ऐसे ही इतना कंफ्यूज रहना होगा। एक आदमी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी, काफी सुनसान सड़क थी। हल्की हल्की बारिश हो गई थी, शायद ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क गीली भी लग रही थी। आदमी आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में कुछ सामान था। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए और उसने एकदम से पलटकर देखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। रास्ता बिल्कुल दूर तक सुनसान था, अंधेरा था। आदमी को बार बार ये लग रहा था जैसे कोई है उसके पीछे पीछा कर रहा है। वह आदमी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वह फिर से पलटकर जाने लगता है। एक बार फिर से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, क्योंकि उसे हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक बार फिर से जब उसने पलटकर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं है। देखकर अपने हाथ में पड़े हुए सामान पर उस आदमी की पकड़ मजबूत हो गई और आंखें बहुत ज्यादा तीखी और कोल्ड हो गई। उसने आसपास अच्छे तरीके से नजर घुमाई पर उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन इस बात का यकीन जरूर था कि कोई तो जरूर है जो उसके पीछे चल रहा है। वह फिर से पलटकर आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर उसे फिर से महसूस हुई किसी के कदमों की आहट। अब उसने सामान को नीचे फेंका, अपनी पैंट से गन निकालकर एकदम से पीछे पलट लिया। उसने गन को पीछे की तरफ एकदम से पॉइंट कर लिया, लेकिन उसने देखा कि एक बार फिर से उसके पीछे कोई भी नहीं है। यह देखकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर उसके पीछे कोई नहीं चल रहा तो फिर यह आहट उसे कैसे सुनाई दे रही है? वह गलत तो नहीं हो सकता, कोई जरूर उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने सामान रखा और अपनी गन निकाल ली। उसने सुनसान सड़क पर सन्नाटे को चीरते हुए कहा, कौन है यहाँ पर? जो भी कोई है मेरे सामने आए। आखिर कौन मेरा पीछा कर रहा है और क्या चाहिए? मेरे सामने आओ अभी के अभी। अगर अपनी जान प्यारी है तो। उस आदमी के हाथ में गन थी और चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत डार्क। जब उसके चिल्लाने पर कोई भी वहां पर नहीं आया तो उस आदमी ने चारों तरफ एक तीखी नजर मारी। उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह फाइनली जमीन से अपना सामान को उठाने लगा। पीछे जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो उसे लगा कि शायद वाकई में उसे भ्रम ही हुआ होगा, पर उसे यकीन सा नहीं हो रहा था कि उसे भ्रम हो सकता है। वह पलटकर जैसे ही जाने लगा, एकदम से उसके कदम रुक गए और एक बार फिर से सामान उसके हाथ से नीचे गिर गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। बड़ी ही खतरनाक आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, मगर उसकी ओर काफी खतरनाक लग रहा था। वह कोई और नहीं आरजे था। आरजे वहां पर खड़ा उस आदमी को देख रहा था। अचानक अपने सामने आरजे को देखकर वह आदमी कड़क आवाज में बोला, तो तुम जो मेरा पीछा कर रहे हो, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस आदमी की आवाज में हल्का सा गुस्सा था। आरजे ने तिरछा सा मुस्कुराया और कहा, अपने सवाल के कुछ जवाब चाहिए मुझे तुमसे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आरजे की बात सुनकर वह आदमी अपनी आईब्रोज को सुकेड़ते हुए कहता है, पहले यह बताओ कि तुम हो कौन? आरजे मुस्कुराया, हल्का सा आगे बढ़ा और कहा, इतनी जल्दी भूल गए? अरे हाँ सॉरी, जल्दी ही कहा, बहुत साल हो गए, भूल ही गए होगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वह आदमी कंफ्यूज होकर आरजे को देखने लगा। उसके हाथ में अभी भी गन थी। आरजे ने अपना फोन निकाला और फिर एक तस्वीर निकालकर उस आदमी की तरफ कर दिया। उस आदमी ने जब वह तस्वीर देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखें फैल गई और फिर वह हैरानी से आरजे की तरफ देखता हुआ बोला, तुम? कमल है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? फोन को अपनी पॉकेट में वापस डालते हुए आरजे ने कहा, इतनी आसानी से मुझे मौत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों के हिसाब किताब चुकता करना है मुझे, और उनमें से तुम भी आते हो। वह आदमी अपने सामान को वहीं सड़क पर रख देता है और फिर अपनी गन को लोड करते हुए कहता है, तो तुम मुझसे यहाँ पर अपना हिसाब किताब चुकता करने आए हो? आरजे ने कोल्ड आवाज में कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ जानना है, और अगर जवाब दिया हो सकता है तुम्हें आसान मौत मिले। इस बार
बात पर आदमी ने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, गन इस वक्त मेरे हाथ में है, तुम मेरे सामने हो और तुम मेरी मौत से बात कर रहे हो। यह बोलकर उस आदमी ने आरजे के ऊपर गन तानते हुए कहा, पहले यह सोच लो कि तुम अपनी जान कैसे बचाओगे। मुझे मेरे सामने आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस आदमी की हरकत देखकर आरजे ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेवकूफ इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तो फिर ठीक है, मैं सवाल तुमसे बाद में पूछूंगा, पहले यही काम कर लेते हैं। चलाओ गोली। आरजे की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और गन के ट्रिगर पर अपना हाथ रख लिया। कुछ सेकंड तक वह ऐसे ही खड़ा रहा, आरजे को देखता रहा। आरजे ने अपनी भौहें उठाकर कहा, क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही? आरजे की बात सुनकर उस आदमी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी उम्र उतनी नहीं जितनी इन हाथों ने हत्याएं की है। यह बोलकर वह आदमी गोली चला देता है। आरजे के सीने पर गोली लगती है और उसे हल्का सा दर्द होता है, मगर कुछ सेकंड बाद वह बिल्कुल सामान्य हो जाता है और चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराता है। अचानक यह देखकर वह आदमी चौंक जाता है। उसने फिर से गोली चलाई और ऐसा करते हुए उसने पूरी गन खाली कर दी। सारी गोलियां आरजे को लग गई, मगर आरजे ऐसे ही खड़ा था जैसे उसे अभी अभी गोली नहीं, कुछ छोटा सा कंकड़ लगा हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। घबराकर उस आदमी के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। वह सोचने लगता है, ये आदमी है या भूत? उसके ऊपर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ? इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी यह ऐसे खड़ा है जैसे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह सब देखकर उस आदमी के चेहरे पर भयभीत भाव थे। आरजे 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो जाएगा तो जरा सवाल जवाब शुरू करें। मेरे पास वक्त कम है और मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है। वह आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। अचानक वह डर से जमीन पर गिर पड़ा। आरजे उसके पास आया और घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखकर बहुत ही ठंडे आवाज में बोला, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने मुझे डॉक्टर ब्लैक को बेचा था और मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने खत्म कर दिया था। घबराकर वह आदमी अपना सलाइवा निगलता है। वह बहुत ज्यादा डर गया था। आरजे ने अपनी गन निकाली और उस आदमी के माथे पर रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी गोलियों से नहीं मरा, अब देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरी गोलियां असर करेंगी या नहीं। जल्दी ही बताओ कौन था वह आदमी, उसका नाम बताओ और यह भी बताओ कि वह इस वक्त कहाँ मिलेगा। घबराते हुए उस आदमी ने कहा, मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बस उसके लिए काम करता था जैसे बाकी सारे लोग करते हैं, पर अब तो मैं उसके लिए काम करना छोड़ चुका हूँ। मेरा उससे कोई भी कनेक्शन बाकी नहीं रह गया। मुझे नहीं पता कि वह आदमी इस वक्त दुनिया के किस कोने में है और क्या कर रहा है। देखो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। आरजे ने कहा, मैंने कहा ना, उसका नाम बताओ मुझे। वह उस दुनिया के किसी भी कोने में है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। उस आदमी ने के हिम्मत करके कहा, भयंकर। उसका नाम भयंकर सिंह है। भयंकर सिंह का नाम सुनते ही आरजे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो गए। वह आदमी हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जानने दो। इस बात पर आरजे ने उसके मुंह में गन डाल दी और कहा, मुझे फांसी पर लटकाने वाले तुम ही थे ना, ऐसे कैसे जाने दूं? उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल उसका खोपड़ा खुल गया। जब आरजे ने मुंह में गन डालकर ट्रिगर दबा दिया तो गोली की तेज आवाज सड़क के पूरे सन्नाटे को तोड़ दिया। वह आदमी एक लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसका सर फट चुका था। खड़ा होते हुए आरजे ने अपनी गन को अपनी पैंट पर रगड़ते हुए कहा, भयंकर सिंह, आई एम कमिंग। भयंकर सिंह एक बड़े से गोदाम में एंट्री करता है। वो दिखने में बहुत ही लंबा चौड़ा, हट्टे कट्टे शरीर और चेहरे पर बड़ी ही भयानक लग रहा था। काले काले रंग का चेहरा, उसके चेहरे पर खंजर से कटने वाले निशान तक थे। वह अपने नाम की ही तरह दिखने में बहुत ही क्रूर, निर्दयी और भयंकर लग रहा था। वह वहां पर पहुंचा तो उसके आदमी लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। भयंकर ने अपनी कोल डार्क आंखों से उसे देखते हुए कहा, सारा सामान तैयार है ना? सभी ने तुरंत कहा, जी सामान तैयार है, बस निकलने ही वाले हैं। उसके बाद भयंकर सिंह को उसका आदमी ट्रक के पास ले गया और उसे खोलकर दिखाया। भयंकर सिंह ने ट्रक के अंदर रखे हुए सामानों को हाथ में उठाकर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई। वहां पर काफी कुछ रखा हुआ था, बच्चों के खिलौने, काफी किताबें वगैरह, बहुत कुछ। उसके बाद उसने, ठीक है, सामान को सावधानी से लेकर जाना। ट्रक को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद भयंकर सिंह अपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहां से जीप में बैठकर निकल गया। स्वयं एक ब्रिज के पास खड़ा हुआ था। शरण्या ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वह कुछ रिलेटेड बातें करना चाहती थी केस से। स्वयं वहां पर
चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने मिलने के लिए वही जगह चुनी थी क्योंकि शायद वह यहाँ पर आना चाहता था। उसने ब्रिज के थोड़ी सी ही दूर देखा एक गुफा। ब्रिज के नीचे एक पत्थरों की गुफा थी। उसे गुफा को देखकर पता नहीं क्यों उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। किसी का दर्द उसके सीने में उठने लगा। उसकी आंखें गुफा के मुंह पर जमी हुई थी, पर फिर उसके कानों में एक सुरीली मीठी आवाज गूंज उठी, भैया भैया मुझे पकड़ो, भैया मुझे पकड़ो। एक चित्र, एक झलक उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। उसे गुफा के मुंह के बाहर एक छोटी सी बच्ची जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर थी भागती हुई दिखाई दी। उसके पीछे एक लड़का भाग रहा था। वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों हंस रहे थे, खेल रहे थे और फिर उसे कुछ और भी दिखाई दिया जो बहुत ही ज्यादा बड़ा और भयंकर। खून से सना हुआ वो छोटा सा शरीर, वह बस दम तोड़ने ही वाला था। वह बच्चा रो रहा था। उसने बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसके मुंह से सुना, भैया आप कहाँ आ गए, भैया बहुत दर्द हो रहा है। वह बच्चा फूट फूट कर रो रहा था और देखते ही देखते छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसने लाश के ढेर, खून, चीख पुकार दिखाई देने लगी। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न सुनकर स्वयं थोड़ा होश में आया। उसे एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क कर नीचे टपकने लगे और नदी में मिलकर बहने लगे। उसने अपनी आंखें तुरंत आंखों को आंसुओं से साफ किया। जब उसने पलटकर देखा तो वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा नॉर्मल से एक्सप्रेशन लाते हुए स्वयं की गाड़ी के पास गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर बैठ गया। शरण्या अंदर बैठी हुई थी। उसने कहा, कब से हॉर्न बजा रही हूँ, कहाँ खोए हुए थे तुम? ब्रिज के नीचे कूदने का इरादा था क्या? गहराई नाप रहे थे? इस पर स्वयं ने हल्का सा मुस्कुराते कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा इतनी जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैंने जिंदगी में बहुत कुछ भी हासिल नहीं किया है। इस बात पर शरण्या ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए कहा, अच्छा क्या हासिल करना चाहते हो तुम अपनी जिंदगी में? स्वयं ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें पटाना चाहता हूँ। स्वयं की बात सुनकर शरण्या की आंखें डार्क हो गई। उन्हें इतना गुस्सा में देखकर स्वयं हंसते हुए बोला, ठीक है, ओके, सॉरी, मजाक था। बताइए आप क्यों मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रही थी? मेरी बहुत याद आ रही थी या मेरे हैंडसम चेहरे को देखे बिना मन नहीं लग रहा था? शरण्या को अब और भी गुस्सा आया। उसने स्वयं से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे नीचे जो नदी बह रही है ना, उसमें हर साल बहुत लोगों की जान जाती है, यहाँ पर बहुत लाशें मिलती हैं। इस बात पर स्वयं ने कहा, अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता था, पर आपने मुझे क्यों बताया मैडम? शरण्या ने कहा, अगर एक और लाश मिलेगी तो कोई खास ध्यान नहीं देगा। स्वयं यह सुनकर समझ गया। उसने कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। देखो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अनरीचनेबल हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे प्यार में तुम खुद को खत्म कर लो। मैं इस तरह का प्यार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। स्वयं ने इतना कहा था कि अब शरण्या का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है और वह कहती है, दफा हो जाओ मेरी गाड़ी से अभी इसी वक्त। स्वयं ने कहा, लेकिन क्यों? शरण्या ने कहा, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। स्वयं अपने होठों को उठाकर बोला, ओके, आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हारी लेग पुलिंग कर रहा था। देख रहा था कि जिम में मेहनत कर के तुम्हारी टांगे कितनी मजबूत बना ली है तुमने। शरण्या अब दांतों को पीसने लगी। स्वयं बेचारा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गया। शरण्या ने एक गहरी सांस ली और एक पैकेट उठाकर स्वयं की तरफ फेंक दिया। स्वयं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पैकेट को देखने लगा। उसमें कुछ सफेद रंग के छोटे छोटे पैकेट्स, कुछ एक्सेसरीज और साथ में एक डायरी भी थी। यह देखकर स्वयं काफी कंफ्यूज होकर बोला, यह क्या है? शरण्या ने जवाब दिया, यह वह सारा सामान है जो हमें उन लोगों के हाथों से मिला था जो क्लब में पकड़े गए थे। बाकी सब तो ठीक है, मगर यह चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। शरण्या ने डायरी निकाली और स्वयं की तरफ बढ़ाई। स्वयं ने डायरी को लिया और खोलकर देखने लगा। शरण्या ने कहा, यह डायरी उन लोगों के पास भी मिली थी और उस आदमी के पास भी मिली थी जो क्लब में तुमसे टकराया था, यू नो। उसके बाद उन लोगों ने, शरण्या कुछ बोली नहीं। स्वयं समझ गया वह वही लोग जिन्होंने शरण्या को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। स्वयं ने पूरी डायरी खोलकर देखी। उसे खाली डायरी देखकर कुछ सोचने लगा। वह शरण्या से बोला, काफी अजीब है यह डायरी, बिल्कुल खाली है। भला इसका ड्रग्स से क्या रिलेशन हो सकता है? दोनों देर तक सोच रहे थे पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक स्वयं ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ देखने लगा। उसके होठों पर एक नोटी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक नटखट चमक। शरण्या ने स्वयं के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अपने न्यूड पिक भेजे हैं क्या तुम्हें, जो देखकर इतना ठरकी तरीके से मुस्कुरा रहे हो? शरण्या की बात सुनकर स्वयं एकदम से हैरान होकर बोला, तुमने कैसे देखा? मेरे पीछे
शीशा लगा हुआ है क्या? स्वयं ने अपने पीछे की तरफ देखा। उसके बाद शरण्या इरिटेट होकर बोली, तुम कभी भी सुधर नहीं सकते हो ना? क्या मिलता है तुम्हें यह सब कुछ करके? स्वयं मुस्कुराकर सीट पर सीधा होकर बैठ गया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मुझे कुछ नहीं मिलता, बस मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, वो भी पूरे निस्वार्थ भाव से। इस बात पर शरण्या ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। और वो कैसे? स्वयं ने जवाब दिया, अब नारी की सेवा करना भी तो देश की ही सेवा करने के बराबर ही है ना। अब मैं महिलाओं को उनके चरम सुख तक पहुंचाकर उनकी सेवा करता हूँ, उन्हें संतुष्टि देता हूँ। अब यह देश की सेवा में ही आता है या नहीं? तुम अपने तरीके से देश की सेवा करती हो, मैं अपने तरीके से। तुम्हें पता है कितनी सारी महिलाएं हैं जो बेचारी अनसेटिस्फाइड हैं, उनका शरीर सुख के लिए तड़पता है। ऐसे में मैं उन्हें वह सुख प्रदान करता हूँ जिससे उन्हें जीते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सीरियसली? स्वयं की बात सुनकर शरण्या का मन कर रहा था कि अभी के अभी स्वयं का मुंह तोड़ दे। शरण्या स्वयं से बोली, घटियापन की भी हद होती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलते क्या? पेरेंट्स का जिक्र सुनते ही स्वयं के चेहरे पर जो नटखट मुस्कुराहट थी वह गायब हो गई और चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसके बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर शरण्या देखने लगती है। शरण्या स्वयं की तरफ देखकर बोली, अगर होते तो शायद मैं ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा बनना क्योंकि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। इस बात पर शरण्या थोड़ा हैरान हो गई, उसने यह उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में? स्वयं ने अपना सारा ध्यान डायरी में लगा दिया। उसके बाद शरण्या सोचती है और पूछती है, मगर वो कौन था? फिर वह मिस्टर बीबी का जिक्र सुनते ही स्वयं के होठों पर एक नॉर्मल सी मुस्कुराहट आ गई। वह कहता है, वो मेरे बिग ब्रदर हैं। इस बात पर शरण्या कहती है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। स्वयं ने जवाब दिया, उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर वह मेरे बड़े भाई हैं। बचपन में एक बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद से लेकर बड़े होने तक हमेशा हर जरूरत के टाइम पर उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। जहाँ जहाँ पर एक इंसान को अपने परिवार की जरूरत होती है, वे हमेशा मेरे साथ थे। वो मेरे लिए मेरे उन माता पिता से बढ़कर हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। शरण्या को कुछ समझ नहीं आया वो कौन है, पर उन्होंने स्वयं से आगे कुछ नहीं पूछा। उसने इतना कहा, ऑल राइट, घर छोड़ देती हूँ, इसके बाद मुझे भी थाने के लिए निकलना है। स्वयं गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, यू प्लीज टेक केयर। स्वयं गाड़ी से निकला। शरण्या ने गहरी सांस ली और गाड़ी लेकर चली गई। उसके बाद स्वयं भी आराम से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वहां से चला गया। खुशी अपने असिस्टेंट के साथ होटल में अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसका असिस्टेंट खुशी को कुछ बातें क्लियर कर रहा था। खुशी ने कमरे के पास पहुंचकर कहा, ठीक है, वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना ही होगा। तुम जल्दी से जल्दी मेरा कांटेक्ट करवाओ। असिस्टेंट ने तुरंत अपना सर हिलाकर कहा, ओके मैम, गुड नाइट। खुशी ने हल्का सा सर हिलाया और उसके बाद वह कमरे के अंदर चली आई। असिस्टेंट ने भी वहां से चला गया। कमरा बंद करने के बाद खुशी आराम से अपने स्कार्फ को निकाल देती है, अपने पर्स, फिर अपने हाथ की घड़ी और फिर अपनी उंगलियों की अंगूठियां टेबल पर रख देती है। अपनी हाई हिल्स निकालकर वह आराम से सोफे पर बैठ जाती है और फिर अपने पैरों को हल्की हल्की मसाज देने लगती है। बहुत ही सरदर्दी भरा दिन था आज तो। उसने अपने कंधों को हल्का सा दबाते हुए कहा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए खुशी ने कहा, खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत जोर से भूख लगी। उसके बाद खुशी अपना फोन उठाती है और अपने फोन के लिए डिनर ऑर्डर कर देती है। फोन को वापस रखते हुए खुशी खड़ी हुई। उसने सोचा, जब तक खाना आता है तब तक मैं जरा शावर ले लेती हूँ, आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बिस्तर में गिरते ही मुझे जबरदस्त नींद आने वाली है। खुशी बाथरूम के पास जाने लगी। उसने बाथ टब में हल्के गर्म पानी से भरा, उसमें थोड़े से महक वाले इत्र डालकर नहाने के लिए बाथ टब को बिल्कुल रेडी किया। उसके बाद खुशी ने धीरे धीरे अपने बदन से कपड़े उतारना शुरू किए। फिर वह बिना कपड़ों के बाथ टब के अंदर बैठकर रिलैक्स हो गई। उसने अपने बालों को जरा सा ऊपर की तरफ बांध लिया था। वह आराम से हल्के गुनगुने पानी में बैठी हुई अपनी बॉडी को सुकून दे रही थी। उसकी आंखें हल्की सी बंद थी, तभी अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। खुशी ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई है, अचानक लाइट को क्या हो गया। उसने सोचा, लाइट्स कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ, और ऐसा सिर्फ खुशी के कमरे में ही नहीं था, पूरे होटल में यही हाल था। उसी वक्त ऊपर से नीचे तक एक काले कपड़ों से ढका हुआ इंसान होटल में एंट्री करता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वह इंसान कोई और नहीं, डीडी था, जो यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। इसी होटल में रुका हुआ था। होटल की लॉबी को क्रॉस करने के बाद वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
जिन लोगों ने भी उसे देखा वो थोड़े हैरान थे। अजीब सा आदमी कौन है जो ऊपर से नीचे तक पूरा ढका हुआ है, वो भी काले कपड़ों में, उन्होंने सोचा। मगर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन सबका ध्यान तो लाइट्स पर था जो पता नहीं क्यों ऑन ऑफ हो रही थी। डीडी जल्दी से अपने कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसने हैंडल को पकड़ा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। कुछ सेकंड के लिए वह अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमकर खड़ा रहा। फिर उसके होठों पर एक तिरछी सी मीनिंगफुल मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़े ही शांति से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था, मगर अंधेरे में कुछ था जो डीडी का इंतजार में था। डीडी 4 कदम आगे आया। तभी उसने देखा, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी कौन था ये दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ था। उसके हाथ आराम से फैले हुए थे, जैसे ही इसी वक्त डीडी का इंतजार कर रहा हो। उसकी परछाई भी बहुत लंबी चौड़ी थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। सिर्फ कमरे की ही नहीं, पूरे होटल की सारी लाइट्स नॉर्मल हो गई। अब कमरे में बैठे इंसान का चेहरा नजर आया। वह कोई और नहीं, सब्जेक्ट 84 था। उसकी डार्क आंखें डीडी को देख रही थी, बिल्कुल जैसे मौत हमें देखती है जब वह हमारी आंखों के सामने खड़ी होती है। मगर डीडी के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। वह बस चुपचाप खड़ा तीखा नजरों से सब्जेक्ट 84 को देख रहा था। सब्जेक्ट 84 जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, हल्के से मुस्कुराया। बहुत वक्त लगा फाइनली मैं तुम तक पहुंच गया। अब मैं तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, उसने कहा। इस बात पर डीडी को कुछ सेकंड तक चुप रहा। एकदम से हवाओं का रुख जैसे बदल सा गया। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एकदम से जैसे गिर गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ खड़ा होता तो उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे 2 मौत के फरिश्ते एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। डीडी सब्जेक्ट 84 से बोला, कुछ ज्यादा ही मेहनत की तुमने मुझ तक पहुंचने में, मगर इतनी मेहनत करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम यहाँ आ चुके हो, इस बारे में मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ तक पहुंचे हो? नहीं, मैंने तुम्हें अपने पास आने का रास्ता दिखाया है। सब्जेक्ट 84 एक डेविल सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ डीडी। अब वहां जाने का वक्त आ गया है जहां से तुम आए थे। ही इज वेटिंग फॉर यू। डीडी ने सब्जेक्ट 84 से कहा, बेवकूफ हो तुम्हें तो मुझे जितना हो सके डॉक्टर ब्लैक से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैं जिस दिन उसके सामने आया उस दिन वह ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अभी उसकी मौत आई नहीं है, क्योंकि उसके सामने जाने का मेरा फिलहाल में कोई भी इरादा नहीं है। सब्जेक्ट 84 सोफे से खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां जोर से कस ली। उसने गर्दन और हाथों की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जलने लगी। एक दहशत से भरी आग थी उसकी आंखों में, मगर डीडी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी आंखों में कोई आग नहीं थी। वह बहुत शांति से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। सब्जेक्ट 84 ने अपने दांत पीसते हुए डीडी से कहा, तुम शांति से चलोगे या तुम्हें तोड़ मरोड़ कर थैले में डालकर लेके जाऊं? सब्जेक्ट 84 की बात सुनने के बाद डीडी ने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, तुम थैला भी लेकर आए हो? मेरे साइज का मिल गया? चलो मिल ही गया होगा तो उसी में ठूस कर ले चलो, पर उसके लिए तो पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा ना। सब्जेक्ट 84 ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। वह डीडी के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन डीडी रफ्तार में उससे भी कहीं ज्यादा तेज था। जैसे ही वह डीडी के ऊपर झपटा, डीडी तुरंत वहां से उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया। वह इतनी बिजली की रफ्तार से उसके हाथों से निकला कि उसे समझ में नहीं आया, मगर वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। और कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।